बदनावर क्षेत्र के राष्ट्रवादी विचारक सुभाष पटेल से साधना न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद और धर्म पर खुलकर अपने विचार रखे। सुभाष पटेल ने कांग्रेस मुक्त भारत पर कहा कि मोदी जी किसी दल को नहीं बल्कि राष्ट्र और धर्म विरोधी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। सुभाष पटेल ने कहा कि कांग्रेस के समय सिमी जैसी राष्ट्र विरोधी विचारधारा फल फूल रही थी, आज बीजेपी ने उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश टेलर, भारतीय साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है सुभाष जी पटेल, जो कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है और सदैव उनके जो आर्टिकल होते हैं वो राष्ट्र के लिए होते हैं। आज हम इनसे इस चुनावी माहौल में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके विचार आज हमारे युवाओं को बहुत ही प्रेरित करते हैं। आज यदि हम इनके फेसबुक पे जाएंगे तो हजारों लाखों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, जो लगातार इनकी पोस्ट का इंतजार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके शब्दों को हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। सुभाष जी, सबसे पहले तो साधना न्यूज आपका तहे दिल से स्वागत करती है, और मैं बिना समय गंवाए डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो पोस्ट रहती है वो अक्सर ऐसी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें चुनना चाहिए, तो क्या ऐसा कारण है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? क्या दिखता है आपको? नहीं, मेरी पोस्ट में ये कभी नहीं होता है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मेरी पोस्ट में हमेशा ये होता है कि वो वोट राष्ट्र धर्म को देना चाहिए। जहां वोट देने से आपकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये हित सध सके, वहां पर ही वोट करना चाहिए। केवल पेट भरे मुद्दों के आधार पर वोट करना ये हमें तात्कालिक फायदा दे सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। इसलिए मेरा मुद्दा हमेशा होता है, वोट हमेशा राष्ट्र धर्म के मुद्दों पर गंभीरता से ही देना चाहिए। तात्कालिक मुद्दों में या तात्कालिक भावावेशों में वोट केवल हम लोग देते हैं। जो भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं, चाहे वो अब सब लोग जानते हैं, वो लोगों की सारी रणनीतियां फिक्स होती है। उनको वोट किन मुद्दों पे देना है, क्यों देना है, किसे देना है, कब देना है, कहां कहां देना है, उनकी रणनीति मध्य प्रदेश में अलग होती है, उत्तर प्रदेश में अलग होती है, आंध्र प्रदेश में अलग होती है। हर प्रदेश में उनकी रणनीति अलग होती है। कहाँ किसको वोट देना, क्यों देना, उनको यहाँ तक पता है कि किस राज्य में किसे वोट दिया तो वोट बढ़ जाएगा। उनकी राजनीतिक समझ इतनी है। तो हम लोगों को, जो लोग पिछले 1000 साल से लगातार हम कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, कभी कम्युनिस्टों, वामपंथियों के कुचक्र में फंसे रहे हैं। हमने हमारी धरती खोई, 3, 4, 5 टुकड़े हुए हमारे देश के। हमारे मान बिंदुओं को हमने खंडित करा लिया। भारत में करीब 30,000 मंदिर से ज़्यादा मंदिर खंडित हुए। हमारे बहुत सारे ऐसे मैटर हुए जिसके तहत भारत आज कंडीशन में पूरा घायल, या कह सकते हैं खंडित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो कौम पिछले 1000 साल में इतना संघर्ष झेलती आई, उसको वोट कहाँ करना ये समझाना पड़े, ये दुखद तो है। लेकिन फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते रहते हैं कि भैया, जो आपके इस खंडित भारत को या आपके खंडित मान बिंदुओं को फिर से भव्य रूप देने में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो अयोध्या से ले, खंडित मान बिंदुओं का नाम ले तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, से खंडित भारत का गौरव फिर से बढ़ रहा है। तो जैसे भारत के माथे से कलंक हटा, 370 हटी, ऐसे मुद्दे पे जो दल काम कर रहा है, अगर हम लोग उसे वोट नहीं दें तो फिर दूसरे को वोट क्यों दें? हमारा मापदंड क्या है वोट देने के? तो मेरा प्रयास रहता है कि वोट मुद्दों पर करना चाहिए, खास तौर पर उस कौम को जो पिछले 1000 साल से मैंने लगातार जख्मसेती आई है और अपना बहुत कुछ लुटाती आई है, लुटती आई है, पिटती आई है। उस कौम को अब, क्योंकि संस्थान, चुनाव केवल विधायक बनाने के नहीं होते, चुनाव संस्थान के होते हैं, और संस्थान किन के हाथों में रहेंगे, इन चीज़ों के ऊपर गंभीरता से विचार करके चुनाव वोट देना चाहिए। तो मेरा लेख जो रहते हैं वो मुद्दे आधारित रहते हैं, ना कि दल आधारित। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है? खास तौर पर मैं मध्य प्रदेश का कहूं तो कांग्रेस किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन देखा है, उन लोगों को पता है कि आज से 20 साल पहले के, मतलब कि उमा भारती कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ के उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। उससे पहले की जो दुर्दशा थी मध्य प्रदेश की, यहाँ रोड नहीं था।
आज तो पहले यहाँ मुख्य सड़कें नहीं थी, राजमार्ग नहीं थे, अब तो लड़ाई ये चल रही है खेत पे रोड कब बनेंगे। इससे आप समझ सकते हो अंतर कितना आया है। दूसरा, सुरक्षा को लेके, सुरक्षा के रूप में भी कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ सकती है। मुद्दों की बात कर रहा हूँ। कारण है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश एरिया आतंकी संगठन सिमी की चपेट में आ चुका था। उसको भाजपा ने उसकी जड़ों में मट्ठा डाला और उस संगठन को समाप्त किया। तीसरा, महिला सुरक्षा को लेते हैं, जो सामान्य मुद्दे रहते हैं। अब महिला सुरक्षा में एक कांग्रेस के शासन में बहन बेटियों की क्या स्थिति है उसको छोड़ो, तो आज वर्तमान में देखिए कोई शासन अगर उस बेटी के जन्म से लगाकर, उसकी शिक्षा से लगाकर, उसके विवाह से लगाकर यहाँ तक की चिंता करता हो, और यहाँ तक कि अगर उस बेटी को किसी ने दुस्साहस किया और उस बेटी को स्कूल जाते हुए छेड़ दिया है, उस बेटी को कहीं काम करते हुए छेड़ दिया, तो उस दरिंदे के मकान तक बुलडोजर से चला देती हो, इतनी बेटियों को सुरक्षा देने के लिए अगर कोई सरकार प्रतिबद्ध हो, तो बेटी की सुरक्षा के लिए भी कांग्रेस नहीं लड़ सकती। स्वास्थ्य के मामले में भी कांग्रेस नहीं लड़ सकती। स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में क्या थी आज से 20 साल पहले, वो सबको पता है। बड़े स्तर पे परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के स्तर में भी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अब रोजगार, किसान, सबको पता है किसानों की स्थितियां आज से 20 साल पहले क्या थी, आज क्या है। तो कांग्रेस मुद्दों पे नहीं लड़ सकती। इसलिए कांग्रेस चुनाव को कभी भी, कांग्रेस हो या उसके और अनुसांगिक संगठन हो, ये कभी भी चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पे और मूल मुद्दों पे नहीं लाते। ये हमेशा चुनाव को जातिवाद में ले जाते हैं और अन्य से तरीके ब्रह्मजाल फैलाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। समाज अब सक्रिय है। अभी हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें केंद्र में मोदी चाहिए लेकिन यहाँ पर बदलाव चाहिए। इस बारे में आप उन्हें क्या संदेश देंगे और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? खैर, कोई भावुकता में बोल दिया होगा, पर वैचारिक रूप से समझ रखने वाला, खासतौर पर राजनीतिक रूप से समझ रखने वाला सामान्य व्यक्ति की ये सोच होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का तुमने पैर काट दिए, हाथ काट दिए, नाक काट दी, कान काट दिए, उसके बाद बोल दिया कि नहीं हम आपसे तो प्यार करते हैं लेकिन आपके हाथ काटेंगे, आपके पैर काटेंगे। अरे भाई, मोदी मजबूत इसलिए है क्योंकि राज्य दर राज्य उसकी सरकारें हैं, कि राज्य दर राज्य उसकी सरकारें हैं, और उसने कोई भी निर्णय लिया तो हर राज्य से उसको शासन, प्रशासन, संस्थागत हर स्तर का उसको सपोर्ट है। वो सपोर्ट ही राज्य दर राज्यों का उसको समर्थन ही उससे केंद्र में मजबूत और बड़े बड़े निर्णय लेने की हिम्मत देता है। चाहे फिर वो कश्मीर से लगाकर अयोध्या के इतने बड़े डिसीजन के बाद, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी पूरे देश में कहीं से कहीं तक भी पत्ता भी नहीं हिला। उसका कारण क्या था? उसको कॉन्फिडेंस था कि हर राज्य दर राज्य पूरा सिस्टम हमारा है। तो अगर वहां जिन राज्यों में नहीं था, बंगाल में नहीं था, वहां क्या हुआ? केरल में नहीं था, वहां क्या हुआ? जिन राज्यों में कांग्रेस और उसके गठबंधनी राज्य हैं, या कह सकते हैं कि जो लोग इन सारे राष्ट्रीय मुद्दों के विपरीत खड़े हैं, उन लोगों की जहां जहां शासन रहा है, ये रहता है, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मोदी अच्छा है पर राज्य दर राज्य हरा दो, तो ये तो मैं कहता हूं इससे बड़ी राजनीतिक मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई सुभाष जी जब लिखते हैं तो कई बार जातिवाद की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जातिवाद की बात नहीं करता। मैंने इंक्लूडिंग, मेरा हमेशा आग्रह रहता है, और मैं सभी लोगों से हर लेख में जातिवाद का विरोध नहीं करता हूं। मेरा आग्रह रहता है कि देखो, भारत के भविष्य से अलग नहीं है हमारा भविष्य। अगर ये राष्ट्र सुरक्षित रहा, हमारा धर्म सुरक्षित रहा, हमारा संपूर्ण हिंदू समाज सुरक्षित रहा, तो हमारी जातियां भी सुरक्षित रहेगी। अपना धर्म कमजोर करके, अपना राष्ट्र कमजोर करके, अपने समाज के टुकड़े टुकड़े करके हम कौन से, हमारी जातियां कैसे बचेगी? अगर हमारी जातियां, हमारे जाति अस्मिताएं हमारे धर्म के अस्मिता से बड़ी हो गई, हमारे राष्ट्र की अस्मिता से बड़ी हो गई, तो हम लंबे समय तक जातीय अस्मिताओं को भी नहीं बचा पाएंगे। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जितने लोग हैं, ये 99% कन्वर्टेड लोग हैं। आप पाकिस्तान में जाओ, आप इनके सबके सरनेम देखो, आप बांग्लादेश में जाओ, इनके सरनेम देखो, आप अफगानिस्तान, इनके सरनेम देखो। अब सरनेम से आपको समझ में आएगा कि 99% लोग कन्वर्टेड है। तो कन्वर्टेड है तो जाति तो आज भी लिख रहे हैं पीछे,
उन जातियों को क्या करें? उन्होंने धर्म छोड़ दिया, संस्कृति छोड़ दी, अपने मान बिंदु छोड़ दिए, अपनी धरती छोड़ दी, उसके बाद हम क्या कर लेंगे? तो मैं इसलिए बोलता हूं, हमारा राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज, क्योंकि ये हमारा हिंदू समाज है, ये इस समाज ने ये हजारों सालों से हमने सारे संघर्ष एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होकर सारे हजार साल के संघर्ष झेले। तो आज हम अच्छी स्थिति में, जब हमने दुनिया के सबसे, हमारी ये कह सकता है विडंबना रही कि दुनिया में सर्वाधिक लंबे समय तक अगर किसी देश को मुगलों और अंग्रेजों का अत्याचार सहन करना पड़ा, वो हम कौम है। तो जिस कौम ने 1000 साल तक सारे अत्याचार पीठ पे झेले, सीने पे झेले, फिर भी एक दूसरे भाइयों से अलग नहीं हुए, आज तो हम अच्छी स्थिति में। जब हम अच्छी स्थिति में हैं तो हम जातिवाद के नाम पर सुख दुख के साथ ही अपने ही भाइयों से, अपने ही स्वजाति, स्व हिंदू, सनातनी भाइयों से अलग क्यों हो? हम हर परिस्थिति में एक दूसरे से मिलकर रहें, और जब हमारा समाज सुरक्षित, हमारा राष्ट्र सुरक्षित, हमारा धर्म सुरक्षित, तो हमारी जातियां अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। मेरा मन ये रहता है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए पूछूंगा भाई, आप बदनावर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। बदनावर विधानसभा में अभी कांग्रेस ने शेखावत जी को टिकट दिया है और भाजपा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव में। ये दोनों प्रत्याशी और दोनों के दल बदल चुके हैं, और आप इस नजरिए को किस आधार पर देखते हैं? आपका इसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा ये उम्मीदवारों, कौन उम्मीदवार है ये मायने रखता नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा हमेशा आग्रह रहता है, मुद्दे, वोट विचारधारा को दिया जाता है। ये व्यक्ति आने जाने हैं, आज वो इधर है, वो इधर हो गया, वो इधर है, वो इधर हो गया, तो व्यक्तियों के चक्कर में अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता को हम हमारी वैचारिक जो विश्वसनीयता है उसको हम खतरे में क्यों डालें? नेता अपने स्वार्थ में इधर उधर होते रहते हैं, पर हम तो कटिबद्ध हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम सामान्य परिवारों के लोग हैं, हम सामान्य कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के पास सिवाय अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के और क्या है? बाकी नेताओं के पास सब कुछ हो सकता है, हम वैचारिक लोगों के पास, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के पास अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम हमारी सबसे बड़ी पूंजी को किसी नेताओं के कारण इधर उधर क्यों अटकते पटकते फिरे, है ना? हम हमारी विचारधारा व्यक्ति तो छोड़ो, अगर रुमाल भी रख देगी, हम अगर रुमाल भी रख देगी तो हमको वहां खड़े रहना है, क्योंकि हमको इतना ध्यान रखना है कि मेरा दिया वोट और मेरा चुनाव में किया गया काम विधायक कौन बनेगा उसके लिए है ही नहीं है। हमारा पूरा फोकस है मध्य प्रदेश के या देश के संस्थानों में कौन बैठेगा। राष्ट्र धर्म के लिए काम करने वाले लोग सत्ता और संस्थानों में बैठेंगे कि मध्य प्रदेश में कन्वर्जन करवाने वाले लोग, मध्य प्रदेश में सीएए रुकवाने वाले लोग, या सनातन को डेंगू कहने वालों के साथ खड़े होने वाले लोग, या भारत के हर अयोध्या में राम का मंदिर का विरोध करने वाले लोग, या कश्मीर में 370 हटाने के समय अलगाववादियों के साथ खड़े होने वाले लोग, कौन लोग मध्य प्रदेश के संस्थानों में घुसेंगे या रहेंगे, उस मुद्दे पे हम चुनाव कर वोट देते। हमारा वोट का मुद्दा ये कौन टिकट मिला, किसको मिला, कौन, ये पेट भरे मुद्दे ये होते रहेंगे, आखिर जीवन है। पेट भरे मुद्दों में तो भैया जो जानवर रहता है ना, वो पैदा होता है तो पैदा होते तो वो भी नहीं मिट जाता। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, राष्ट्र को भी लेके समझ सकते हैं, व्यक्तिगत भी। जब आप पोस्ट डालते हैं तो आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, लगातार आप पोस्ट डालते हैं, थोड़ी देर में बहुत कमेंट आते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। क्या सुभाष पटेल वास्तव में क्या हिंदूवादी या राष्ट्रवादी है? साथ में क्या वो मुस्लिमों के विरोधी है? मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं राष्ट्र धर्म का समर्थक हूं। मेरा मानना में यह है कि भारत माता की जय कहने से किसी को ये क्यों लगता है कि ये मेरे विरोध में जाएगा, वंदे मातरम कहने से क्यों लगता है कि ये मेरे विरोध में जाएगा, अयोध्या में राम जी की बात करने से क्यों लगता है कि ये मेरे विरोध में जाएगा। राम तो भारत का अस्तित्व है, राम सबके पूर्वज हो सकते हैं। बाबर किसी का पूर्वज के, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया वो भारत के किसी भी कौम का हीरो कैसे हो सकता है? हाँ, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया हो, वो कोई गोरी हो, गजनी हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, जो भी, ये लोग ये इनको अपना हीरो मानते हुए अगर ये राम को, कृष्ण को, जिसकी ये भूमि है, जिसकी ये धरती है, और जिनको आप बोल रहे हो कि वो ये लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं या आप उनके विरोधी है, ईमानदारी से बताओ वो लोग कौन है, कितनी पीढ़ी पहले बने? को बहुत हमारा ही खून है, हमारा अपने ही लोग हैं। 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले ये लोग
कन्वर्ट हुए, कोई अरब से थोड़ी आए, कि कोई अरब से थोड़ी आए, कोई अरब से आए, कोई इधर से आए, सब यहीं की मिट्टी में पले बड़े हैं। तो जब आपको सबको पता है कि हम सब इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, ये धरती राम की है, तो राम को अपना पूर्वज मानने में, कृष्ण को अपना आदर्श मानने की बजाय अगर बाबर, गोरी, गजनी जो इस भारत पे आक्रमण किया, उनको अपना आदर्श मानेंगे तो फिर वहां वैचारिक मतभेद होते हैं। और तो हमारा तो किसी से विरोध नहीं है, हम तो कहते हैं ये भारत, हम तो संपूर्ण जगत वसुदेव कुटुंबकम वाले, इस दुनिया में किसने, इस दुनिया में एकमात्र सनातन धर्म है जिसने कहा है, जिसने केवल ये नहीं कहा प्राणियों में धर्म सद्भावना हो, भारत का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो, ऐसा नहीं बोला, विश्व का कल्याण दुनिया में। और वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये सोच किसकी है? बाकी सब रिलीजनों की अलग सोच है कि केवल उसको मानेगा वही अपना, बाकी सब ये है ये मानेगा। एक सनातन है जिसने बोला नहीं, सब अपने से, किसी के मत पंथ अलग हो सकते हैं लेकिन सब वसुदेव कुटुंबकम परिवार। तो जो धर्म, जो संस्कृति पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की शिक्षा देती हो, उस संस्कृति से विदेशी आक्रमणकारियों को अपना मानकर और उस महान संस्कृति से अपने आप को विरोधी बता लेना, तो ये उनको सोचना चाहिए, सोचना उनको चाहिए कि हम आक्रमणकारियों को अपना आदर्श माने या राम कृष्ण की धरती में राम को अपना आदर्श माने। क्योंकि आज नहीं कल 5-10 पीढ़ी पहले थे तो यही, ठीक है, कन्वर्ट कोई दौर होगा, कोई समय हो गया, कोई मजबूरी होगी, कोई चुनौतियां होगी, कर लिया होगा, ठीक है, आपके जो बदल गए हैं, लेकिन जड़ में जाना तो जरूर पड़ेगा ना। तो मेरा किसी से विरोध नहीं रहता। एक मेरा अंतिम प्रश्न है, मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। निश्चित तौर पे मोदी जी ने जो भारत देश को आज जहां ले जाके छोड़ा है वो तारीफ काबिल है। तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरे कांग्रेस, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में कोई दल खत्म हो जाए ऐसी कहना मोदी जी का नहीं होगा। क्योंकि मैं जितना उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कांग्रेस ये एक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचार है। वो इस विचार से भारत को मुक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस वो विचार है जो सनातन को डेंगू कहने वालों के साथ खड़ी रहती है, पर भारत माता की जय कहने वाले कांग्रेस की नजर में सांप्रदायिक होता है। मोदी जी कांग्रेस की उस मानसिकता को खत्म कराने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई यहां भारत में, मोदी का कहना है कि राम हमारे आदर्श हैं, कांग्रेस कहती है बाबर हमारे आदर्श है, इसलिए मोदी राम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में वकील देता है, कांग्रेस बाबर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में वकील देती है। तो ये जो मानसिकता है उसको खत्म करने की बात है। बात यहाँ किसी दल को खत्म करने की नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक क्या 10 दल होंगे, और लोकतंत्र में जितने दल होंगे विपक्ष होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस दल नहीं, एक विचार है। जो विचार है, जो विभाजन से लेकर, नीतियों से लेकर, रणनीतियों से लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। पर मेरा मानना है मोदी जी का मतलब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, मोदी जी का मतलब है कांग्रेस की सनातन भारत के खिलाफ जो उसकी सोच, और केवल सोच नहीं, उसके काम देखो। 1947 से देश के विभाजन के, भाई 1000 साल में तो चलो भारत के मान बिंदुओं को और भारत की अस्मिताओं का नुकसान मुगलों ने, अंग्रेजों ने किया, ये तो विदेशी थे। 70 साल जब तुम आए, उसके बाद तुमने भारत के खंडित भारत को फिर से भव्य बनाने के लिए क्या काम किया? तुमने भारत के जो मान बिंदु पूरे खंडित हुए, उन मान बिंदुओं को फिर से बनाने के लिए क्या किया? आपने केवल, तुम बाकी लोगों के पास एजेंडा लेके जाते हो, और जहां यहाँ का बहुत से सनातनी समाज है उसके पास केवल पेट भरे और जातिवाद के मुद्दे लेके जाते हो। तुम बाकी सभी समाजों को एक सूत्र में बांधे रखना चाहते हो, लेकिन हिंदुओं के मामले में तुम जाति जनगणना करवाना चाहते हो। क्यों करवाना चाहते हो जाति जब जाति जनगणना को 1951 में अंबेडकर जी हो, लोहिया जी हो सहित उस कैबिनेट के लोगों ने ये कह के खारिज कर दिया कि भाई अंग्रेजों ने भारत में जाति जनगणना, भारतीय समाज को टुकड़े टुकड़े करने के लिए जाति जनगणना शुरू की थी। इसलिए 1951 में आजाद भारत में तय किया कि नहीं, जाति जनगणना नहीं होगी। आज वापिस जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हो आप? लोहिया के, अंबेडकर जी के सपनों के विरुद्ध ये काम, समाज को क्यों तोड़ना चाहते हो आप? तो कांग्रेस मुक्त का मतलब है कांग्रेस की वो मानसिकता जिसके आधार पर समाज टुकड़े टुकड़े हो रहा है, उस मानसिकता को खत्म करने की बात कर रहे हूँ।
तो ये है सुभाष जी पटेल, जिन्होंने राष्ट्र पर, धर्म पर और जो राजनीतिक दलों की जो मानसिकता होती है उसके ऊपर अपने विचार रखे। ये किसी जाति का विरोध नहीं करते, ये किसी धर्म या संप्रदाय का विरोध नहीं करते, ये उस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं जिस मानसिकता के कारण हमारे देश के अंदर कई बार दंगे हुए होंगे, कई बार हमारे देश ने वो चीजें झेली जो नहीं झेलना चाहिए, हमारे देश का बंटवारा हुआ, इसी मानसिकता के कारण ये स्थिति बनी है। और सुभाष जी जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो देश है, ये जो राष्ट्र है, ये तब सुरक्षित होगा, तब आगे बढ़ेगा जब वास्तव में यहां पर राम की चर्चा होगी, यहां पर कृष्ण की चर्चा होगी, यहां पर लोग उनको आदर्श मानेंगे, ना कि बाबर को, औरंगजेब को, या जिन लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया है, आक्रांता थे, उनको आदर्श मानकर आप इस देश के अंदर राष्ट्रवाद नहीं ला सकते हैं। ये सुभाष जी हमारे विचार रख रहे हैं। आगे भी हम